अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BS इंजीनियरिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पास्ट पेपर के MCQs फॉर सेकंड सेमेस्टर, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 2। लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट MCQs इन पेपर and how to make a correct option from the three given options. So let's do it. So number first MCQs is given as using the principles of standard precaution the nurse would wear gloves in what nursing intervention। यानी कि प्रिंसिपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के तहत अगर नर्स जो है वो कोई इंटरवेंशन कर रही है तो उसमें वो किस प्रोसेस में मस्ट उन्हें ग्लव्स पहनने चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ बैक मसाज, फीडिंग अ क्लाइंट, प्रोवाइडिंग हेयर केयर, प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। वैसे तो हर एक उसमें पहनना चाहिए, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन is the best option. A client who is unconscious need frequent mouth care when performing a mouth care. The best position of a client. किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर प्रोवाइड करते वक्त पेशेंट की लाइंग पोजीशन किस तरह होनी चाहिए, तो एट साइड लाइंग पोजीशन है, यानी कि उनका सर जो है वो एक तरफ होना चाहिए। फाउलर पोजीशन तो नहीं हो सकती, सपाइन बिल्कुल सीधा लेटा हुआ भी नहीं हो सकते, बिकॉज फिर जो है वो कंटामिनेशन का वो रहता है और टेंटेड ब्लड पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है नंबर 3 MCQs है क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। अगर क्लाइंट फर्स्ट टाइम एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें कौन सा इंटरवेंशन करना होगा, यानी कि हम कीप करें अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे, हम रखें कीप करें लाइट्स को ऑन एट ऑल टाइम, कीप साइड रेल अप एट ऑल टाइम, कीप ऑल इक्विपमेंट आउट ऑफ व्यू। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कीप साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम, ताकि वो गिर ना जाए उस बेड से। फिर आता है अ वॉक इन क्लाइंट एंटर इनटू द क्लिनिक विद अ चीफ कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। द नर्स टेक द क्लाइंट वाइटल साइन हेयर आफ्टर। व्हाट फ्रेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हेयर बाय द नर्स। सो दिस क्वेश्चन इज़ लाइक जो सिनेरियो वाइज क्वेश्चन है वो इस तरह से आते हैं कि क्लाइंट जो है वो जैसे ही आपकी क्लिनिक में एंटर हुआ है और इस कंप्लेंट के साथ कि उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है डायरिया की वजह और डायरिया है, तो नर्स जो है वो फ़ौरन उनके वाइटल साइन चेक करती हैं। तो नर्स जो ये प्रोसेस उसने किया तो इसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, डायग्नोस कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। So of course the appropriate answer is assessment. Number 5 it is described as a systemic rational method of planning and providing nursing care for individual families, group and community। यानी कि हमारे पास एक सिस्टमिक वे है जिसमें हम प्लान करते हैं और प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग केयर किसी इंडिविजुअल को, फैमिली को या कम्युनिटी में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम असेसमेंट कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं या डायग्नोसिस इम्प्लीमेंटेशन। सो नर्सिंग प्रोसेस ही एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टमिक भी है, साइंटिफिकली साउंड भी है एंड जिसमें हम नर्स किसी इंडिविजुअल को, किसी फैमिली को या कम्युनिटी में जाके केयर प्रोवाइड करते हैं। Which of the following is included in Orim's theory? Orim's theory जो है ये सेल्फ कंसेप्ट का जो सेल्फ कंसेप्चुअल पैटर्न जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती हैं साइंटिस्ट की। उसमें वन ऑफ द थ्योरीज ऑरिम्स थ्योरी है कि ऑरिम थ्योरी के मुताबिक क्या कंसेप्ट बनता है, सेल्फ परसेप्शन होनी चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। सो अकॉर्डिंग टू ऑरिम्स थ्योरी द answer 1 is appropriate. Which of the following cluster of data belong to Maslow's hierarchy of needs? यानी कि Maslow hierarchy of needs जो है हमारे पास कौन कौन सा डेटा मौजूद है, उसमें लव एंड बिलोंगिंग्स भी है, उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव। 5 हमारे पास इनकी हायरार्की में 5 नीड्स आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंग है, सेफ्टी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ एस्टीम है। The nurse prepare to administer buccal medication. The medicine should be placed. नर्स अगर प्रिपेयर करी है बकल मेडिकेशन तो वो मेडिकेशन वो कहाँ पे प्लेस करेगी, क्लाइंट की स्किन पे रखेगी या फिर क्लाइंट के चीक एंड गम्स के दरमियान रखेगी या अंडर द क्लाइंट टंग रखेगी या ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टिवा। कंजक्टिवा और क्लाइंट का स्किन जो है ये
पूरी तरीके से यहाँ से आउट हो चुके हैं, क्योंकि बकल मेडिकेशन है, बकल जो है वो ओरल कैविटी से रिलेटेड है। सो बकल मेडिकेशन हम रखते हैं क्लाइंट की चीक एंड गम्स के दरमियान। The nurse administer cleansing enema. The common position for this procedure is, अगर नर्स जो है वो क्लीन एनेमा एडमिनिस्टर कर रही हैं जो कि कंस्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए, हाईली कंस्टिपेटेड पेशेंट के लिए किए जाते हैं, तो कॉमन पोजीशन क्या होगी फॉर दिस प्रोसीजर के लिए? सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होगी, सपाइन प्राउन पोजीशन। सो अप्रोप्रिएट आंसर इज 1, सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन। The 4 main concepts common to nursing that appear in each of the current conceptual model, यानी कि 4 मेन कौन से concepts हैं जो कि नर्सिंग के लिए कॉमन है और अपीयर होते हैं हर कंसेप्चुअल मॉडल में। नर्सिंग हर कंसेप्चुअल यानी कि नर्सिंग का जो मेटा पेडिग्राम मॉडल है जिसके मुताबिक नर्सिंग जो है वो चलती है, उसका कंसेप्ट बनता है, तो वो हमारे पास 4 कौन से कंसेप्ट हैं? नंबर 1 इज़ पर्सन नर्सिंग एनवायरनमेंट मेडिसिन, पर्सन हेल्थ नर्सिंग सपोर्ट सिस्टम, पर्सन हेल्थ साइकोलॉजी एंड नर्सिंग, person environment health and nursing. So appropriate answer is 4 ये ऐसे कंसेप्ट है जिसके उस पर नर्सिंग जो है ये इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो डिपेंड करता है। Number 11 is, if nurse administer an injection to a patient who refuses the injection, she has committed. अगर नर्स जो है वो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि इंजेक्शन लगाने से रिफ्यूज़ कर रहा है और फिर भी नर्स उसे लगा रही है, तो नर्स ये क्या कमिट कर रही है? असॉल्ट एंड बैटरी, यानी कि वो वायलेशन और बाय फोर्सफुली कर रही हैं, या फिर निग्लिजेंस से कर रही है, या फिर वो मैल प्रैक्टिस कर रही हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो असॉल्ट एंड बैटरी यानी कि वो फोर्सफुली कर रही हैं, वो रिफ्यूज़ कर भी रहे हैं फिर भी कर रही हैं। सर्टन सब्सटेंसेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, दिस इंक्लूड, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि यूरिन की अमाउंट इंक्रीज करने में ये रोल प्ले करते हैं, तो वो कौन से ऐसे हैं? कैफीन कंटेन ड्रिंक्स सच एज कॉफ़ी, कोला, बीट्स यूरिनरी एनर्जेसिक, कोलेन विद पेक्टिन। सो कैफीन जो है जैसे कि चाय में बहुत ज़्यादा होता है तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। विच एलिमेंट इन द सर्कुलर चेन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रिजर्विंग स्किन इंटीग्रिटी? हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है सर्कुलर चेन ऑफ इन्फेक्शन में जो कि एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे? होस्ट, रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री। होस्ट जो है वो एलिमिनेट होगी कि अगर होस्ट ही नहीं होगा, होस्ट सही है तो फिर इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं बनता। द मोस्ट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन अ स्प्यूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर इज, नर्स जो है वो स्प्यूटम स्पेसिमेन जब ले रही होती हैं कल्चर, तो वो ज़्यादा किस टाइम में लेती हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग लेती हैं, आफ्टर द पेशेंट ईट लाइट ब्रेकफास्ट, आफ्टर एरोसल थेरेपी, आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट होते हैं व्हेन यूजिंग द जेड ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो करेक्ट होते हैं अगर हम जेड ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन के मुताबिक करें, एक्सेप्ट एक के अलावा। हम प्रिपेयर करते हैं नग इंजेक्शन साइट को विद अल्कोहल से, यूज़ करते हैं एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग नीडल, स्प्रेड करते हैं फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, यानी कि जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंट्रावेनस लगा रहे हैं या इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, तो पहले हम इंजेक्शन को ड्रॉ करते हैं, प्लंगर को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हाँ हम इस साइड पे सही है या नहीं है, देन वी विल इंजेक्ट। So D is rub the site vigorously after the injection to promote absorption. So appropriate answer is D. Accept it. All Z-track methods are good. An infected patient has chills and begins shivering. The best nursing intervention is to, एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा चिल्स हो गया है, यानी कि उसका बुखार भी हो गया है, उसे बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन उस वक्त क्या होगा? हम अप्लाई करें आइस अल्कोहल स्पॉन्जेस, प्रोवाइड करें इंक्रीज कोल्ड लिक्विड्स, प्रोवाइड करें एडिशनल ब्लड क्लॉथ, प्रोवाइड करें इंक्रीज वेंटिलेशन। तो हम एडिशनल ब्लड क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ज़्यादा उन्हें कंबल वगैरह देंगे छुपने के लिए ताकि उनकी शिवरिंग, उनका चीज़ को कम हो जाए। द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग यूरिन एसिडिटी थ्रू डाइटरी मीन इज़ टू, हम इन यूरिन डाइट के थ्रू यूरिन की एसिडिटी को किस पर्पस के लिए इंक्रीज करते हैं? डिक्रीज बर्निंग सेंसेशन। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो बर्निंग सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज हो जाती है। चेंज द यूरिन्स कलर,
यूरिन कलर को चेंज करने के लिए या चेंज द यूरिन कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए, तो एसिडिटी की वजह से कोई कंसंट्रेशन चेंज में नहीं आता. इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन एप्रोप्रिएट आंसर. क्ले कलर स्टूल इंडिकेट करते हैं अपर जीआई ब्लीडिंग, इम्पेंडिंग कंस्टिपेशन एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन. सो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्ले कलर स्टूल्स इंडिकेट होते हैं. A patient state that he has difficulty sleeping in the hospital because of a noise. Which of the following would be an appropriate nursing action? एक पेशेंट है जो कि उसे हॉस्पिटल में सोने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही है नॉइस की वजह से. तो हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा कि हम उन्हें या तो सेडेटिव दें एट बेड टाइम पे, और जो कि ऑर्डर की गई है बाय फिजिशियन, या फिर एम्बुलेट करें पेशेंट को फॉर 5 मिनट्स के लिए, या फिर पेशेंट को एक ग्लास ऑफ वार्म मिल्क दे दें बिफोर बेड टाइम. क्लोज करें द पेशेंट डोर को फ्रॉम 9 PM to 7 PM. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज सी, बिकॉज मिल्क देने के बाद जो नींद है वो अच्छे से आती है. Which of the following nursing theorists develop a conceptual model based on the belief that all persons strive to achieve self-care? कौन सी नर्सिंग थ्योरिस्ट थी जिन्होंने कंसेप्चुअल मॉडल बनाया कि हर पर्सन जो है वो स्ट्राइव करता है कि वो अचीव करे सेल्फ केयर? सो मार्था रॉगर्स, डॉर्थिया ऑरेम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिस्टर कैलिस्टा रॉय. सो डॉर्थिया ऑरेम. Which of the following qualities are relevant in documenting patient care? कौन सी क्वालिटीज़ होती है रिलेवेंट होती है डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर को डॉक्यूमेंट करने के लिए रिलेवेंट होती है? एक्यूरेसी एंड कंसाइसनेस ज़रूरी है, थ्रोनेस एंड करंटनेस ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज एन एप्रोप्रिएट आंसर. कंस्टिपेशन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर इमोबिलाइज पेशेंट. कंस्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है इमोबिलाइज पेशेंट के लिए, यानी कि इमोबिलाइज पेशेंट को ज़्यादा होता है. किस वजह से? बिकॉज डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस एंड पोजिशनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेरिस्टाल्सिस और पोजिशनल डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है. इंक्रीज डिफिकेशन रिफ्लेक्स. सो डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो है वो कंस्टिपेशन में इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाता है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. डिक्रीज टाइटनिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर. एनल स्फिंक्टर जो है वो उनकी टाइटनिंग डिक्रीज हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है, कंस्टिपेशन के दौरान टाइटनिंग इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग. इंक्रीज कोलॉन मोटिलिटी. कोलॉन की मोटिलिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज हो जाती है. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज 1. द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय एन एडल्ट इज 500 to 600 ml, 800 to 1400 ml, 1000 to 1200 ml, 1500 to 2000 ml is an appropriate answer. Once a nurse assess a client condition and identify appropriate nursing diagnosis. अगर नर्स जो है वो क्लाइंट को एसेस करे, क्लाइंट की कंडीशन को, और एक अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोस बनाए, तो वो क्या कर रही है? प्लान डेवलप फॉर नर्सिंग केयर. तो नर्सिंग केयर के लिए एक प्लान डेवलप्ड हो जाएगा. फिजिकल असेसमेंट शुरू हो जाएगी, या फिर प्रायोरिटीज़ की लिस्ट हम डिटरमाइन करेंगे, या फिर रिव्यू ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड विद अदर टीम मेंबर, या फिर हम इस असेसमेंट को दूसरे टीम मेंबर के साथ रिव्यू करवाएंगे कंडक्ट करने में. तो अगर क्लाइंट जो है उसकी कंडीशन और उस आइडेंटिफाई करने के लिए हम नर्सिंग पहले डायग्नोस कर रहे हैं, हमने डायग्नोस कर लिया, उसकी कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद नर्सिंग प्लान स्टार्ट हो जाता है. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज 1. To initiate an intervention, the nurse must be competent in 3 areas which include. एक नर्सिंग इंटरवेंशन को स्टार्ट करने के लिए नर्स को 3 जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना है. नॉलेज उसके पास होना चाहिए, फंक्शन एंड स्पेसिफिक स्किल्स, या फिर एक्सपीरियंस, एडवांस एजुकेशन एंड स्किल्स फाइनेंसिस एंड लीडरशिप ऑटोनॉमी एंड स्किल्स. लास्ट 2 वाली जो हैं वो बिल्कुल आउट हो चुकी हैं, बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं. फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हम देखें तो नॉलेज, फंक्शन एंड स्पेसिफिक स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एडवांस एजुकेशन इतनी ज़रूरत नहीं, एक्सपीरियंस जो है वो मैटर नहीं करता है. कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन और थेरेपीज़ दैट रिक्वायर. कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन जब हम करते हैं तो वो थेरेपीज़ होती हैं जो रिक्वायर करती हैं फिजिशियन एंड नर्स की इंटरवेंशन होनी चाहिए कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस में, या फिर नर्स एंड क्लाइंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, या क्लाइंट एंड फिजिशियन की इंटरवेंशन होनी चाहिए, या फिर मल्टीपल हेल्थ प्रोफेशन. जहाँ पे भी कोलैबोरेटिव का वर्क आता है इसमें मल्टीपल हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं. द प्लानिंग स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. प्लानिंग स्टेप जो होता है नर्सिंग प्रोसेस का, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? एसेसिंग एंड डायग्नोसिंग होती है प्लानिंग में? नो. एवेल्युएटिंग गोल अचीवमेंट को एवेल्युएट करते हैं प्लानिंग में? नहीं. परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शन एंड डॉक्यूमेंटिंग दम, हम नर्सिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, तो प्लानिंग में नहीं होता बल्कि वो इम्प्लीमेंटिंग में होता है. सेटिंग गोल एंड सेलेक्टिंग इंटरवेंशन. प्लानिंग में हम पहले गोल सेट करते हैं और फिर उसके लिए इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं. सो डी इज करेक्ट.
She is the first one to coin the term nursing process. She introduced 3 steps of nursing process which are observation, ministration and validation. वो कौन थी जिन्होंने नर्सिंग प्रोसेस को फर्स्ट टर्म इस टर्म को डिटरमाइन किया? नाइटिंगेल, जॉनसन, रोगर, हेल. सो लिडियल हेल जो है वो फर्स्ट ही जो नर्सिंग प्रोसेस को इंटरवेंट किया, इन दिस टर्म को जो है वो डिफाइन किया. Dash is a planned, ongoing, purposeful activity in which client and healthcare professional determine the effectiveness of the nursing care plan. हमारे पास आता है कि क्या वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे हम प्लान करते हैं ongoing, purposeful activity को, कि क्लाइंट इन विच क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है डिटरमाइन करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान जो हमने बनाया था वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है. तो इवैल्यूएशन में करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, असेसमेंट में करते हैं. तो इवैल्यूएटिंग इज द स्टेप जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्लान था वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. फिर आता है नंबर 30 MCQs. Evaluating clients' responses to steam inhalation during procedure by assessing his pulse on cardiac monitor is an example of. अगर हम किसी क्लाइंट को स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं और उसी वक्त कार्डिक मॉनिटर पे उसका पल्स भी हम चेक कर रहे हैं, सो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है? ऑनगोइंग एवेल्युएशन, इंटरमिटेंट एवेल्युएशन, टर्मिनल एवेल्युएशन या नॉन ऑफ दीज. ऑनगोइंग एवेल्युएशन होता है क्योंकि जब हम दौरान प्रोसीजर कुछ एवेल्युएट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड ऑनगोइंग एवेल्युएशन. इंटरमिटेंट एवेल्युएशन कहते हैं जब हमने कुछ जो इस बार में यानी कि कुछ टाइम बाद चेक करना हो, 3 आवर्स बाद, 6 आवर्स बाद, तो इसे हम इंटरमिटेंट कहेंगे. टर्मिनल एवेल्युएशन कहेंगे यानी कि एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर हम एवेल्युएट कर रहे हैं. फिर आता है एवेल्युएशन स्टेटमेंट कैन बी अ डैश, गोल मेट, गोल नॉट बी मेट, गोल पार्शियली मेट, ऑल ऑफ दीज. एवेल्युएशन स्टेटमेंट क्या क्या हो सकती हैं कि गोल्स जो है वो मेट हो गए, नहीं, पार्शियली, ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं. डैश आर इंस्ट्रक्शन फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट नर्स परफॉर्म टू हैव द क्लाइंट मीट एस्टैब्लिश केयर गोल्स. डैश जो है वो इंस्ट्रक्शन होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि नर्स परफॉर्म करती है टू हैव करे क्लाइंट को कि मीट का एस्टैब्लिश केयर गोल्स. तो वो ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि नर्स जो है वो ऑर्डर्स जो उन्हें दिए गए होते हैं उन्हें स्पेसिफिक तरीके से फुलफिल करती है. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑर्डर. प्लान नहीं हो सकता, इंटरवेंशन भी नहीं हो सकता, एक्शन भी नहीं हो सकता. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वेयर नोजल prong at 3 liters per minute continuous for 24 hours are nursing action, nursing plan, nursing intervention and nursing orders. So this is nursing orders. Dash is a planning to provide perineal and catheter care to the patient per shift in order to prevent infection. हम अगर कोई नर्स जो है वो पेशेंट की पर शिफ्ट पेशेंट की पेरिनियल और कैथेटर केयर दे रही है उसे, यानी कि कर रही है, प्रोवाइड कर रही है. सो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है, डिपेंडेंट इंटरवेंशन, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन या इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशन है. इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होते हैं जो कि नर्स जो है वो खुद परफॉर्म करती है, उसमें किसी डॉक्टर के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती. डिपेंडेंट इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होती है जिसमें डॉक्टर के ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तब हम वो परफॉर्म करते हैं. कोलैबोरेटिव कहते हैं कि जिसमें डिफरेंट टीम वर्क शामिल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, टेक्नीशियन भी होते हैं, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं. और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशन भी कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन को कहते हैं. सो पेरिनियल केयर और कैथेटर केयर प्रोवाइड करना इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है, इसमें डॉक्टर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती. ऑर्डर फॉर मेडिकेशन, इंटरवीनस थेरेपी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, डाइट एंड एक्टिविटी आर डैश इंटरवेंशन होती हैं. ये डिपेंडेंट इंटरवेंशन होती हैं, डॉक्टर ऑर्डर की ज़रूरत होती है. डैश शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, नर्सिंग रिसर्च एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर. डैश हमारे पास बेस होते हैं साइंटिफिक नॉलेज पे, नर्सिंग रिसर्च पे एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे. नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग इवैल्यूएशन, नॉन ऑफ द अबव. तो नर्सिंग एक्शंस शुड बी बेस होते हैं साइंटिफिक नॉलेज, नर्सिंग रिसर्च एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे. Dash involves setting goal, establishing priorities, identify expected outcome, identify intervention designed to achieve goal and outcomes. हमारे पास आता है वो कौन सा स्टेप होता है जहाँ पे हम पहले प्रायोरिटीज़ देखते हैं, गोल्स सेट करते हैं और फिर एक चूज़ करते हैं, मतलब गोल्स बनाते हैं और फिर उस आइडेंटिफाई करते हैं इफेक्टिव इंटरवेंशन जो कि हमने करनी होती है गोल को अचीव करने के लिए. सो प्लानिंग में हम ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म करते हैं.
द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द नर्स जो कि परफॉर्म कर रही है एडमिशन के टाइम पे असेसमेंट करी है, तो वो क्या कर रही है, इनिशियल प्लानिंग कर रही है, डेवलप करी इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग, ऑल ऑफ दी। इनिशियल एडमिशन के दौरान जो असेसमेंट की जाती है उसे हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं, और उस दौरान जो प्लानिंग की जाती है उसे हम इनिशियल प्लानिंग कहते हैं। ऑनगोइंग प्लानिंग कहते हैं कि ये प्रोसीजर हो रहा है और हम फिर भी प्लान करें, यानी कि पेशेंट एडमिट है और हम प्लान करें कुछ ना कुछ कि प्लानिंग में चेंजेस आ रही, दिस इज कॉल्ड ऑनगोइंग प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग, जब हम उसे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और उन्हें होम के लिए कोई प्लानिंग देते हैं तो वो डिस्चार्ज प्लानिंग होती है। द प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। प्लानिंग प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेट करते हैं प्रायोरिटीज, इस्टेब्लिश करते हैं गोल्स, सेलेक्टिंग करते हैं इंटरवेंशन, ऑल ऑफ दीज। सो डी इज़ अप्रोप्रिएट आंसर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग प्रोसेस में ये तीनों स्टेप जो हैं ये मस्ट है। डैश डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टमिक मेथड ऑफ गिविंग individualized nursing care that focuses on identifying and treating unique responses of individual or group to actual or potential alteration in health. Alfaro, Florence Nightingale, Anderson, Ledial Hall. Alfaro Dash was one of the first nurses to use the term nursing process in the early 1950s as Lydial Hall. There are dash component of nursing process. Nursing process के 5 components हैं। हमारे पास जो है assessment, diagnosis, planning and implementing and evaluation. The first phase of the nursing process जो है वो assessment है. If the patient fluid intake and urinary output and nurses assess early, it is said to be अगर पेशेंट जो है वो फ्लूइड ले रहा है, यूरिनरी आउटपुट दे रहा है और नर्स जो है वो आवरली उसे असेस कर रही है, तो ये क्या होगा, इनिशियल असेसमेंट है, फोकस असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है, टाइमलेस असेसमेंट है। सो दिस इज़ फोकस असेसमेंट, यानी कि इनिशियल असेसमेंट एडमिशन के टाइम पे होती हैं, फिर हम जब उसे किसी एक ख़ास चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड फोकस असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट यानी कि इमरजेंसी केस के दौरान। टाइम लैप्स असेसमेंट अभी ये दूसरे एमसीक्यूज में मैं आपको बताती हूँ। रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड आउट पेशेंट सेटिंग। अगर हम क्लाइंट की फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को री असेसमेंट करते हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद, वीक्स बाद क्लाइंट फिर आया है और हम उसको री असेसमेंट कर रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, यानी कि इसमें टाइम गुजर चुका है। Dash also referred to as a sign or overt data are detectable by an observer or can be tested against an accepted standard. Objective data, subjective data, primary, secondary. हमारे पास आता है कि साइन जो होते हैं, सिम्टम एंड साइंस, दीज आर 2 टाइप ऑफ डेटा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा को हम ओवर डेटा कहते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम ओवर डेटा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा और साइन और सिम्टम जो होते हैं, ये साइन जो कि हमें साइन जो होती हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, और सिम्टम जो कि पेशेंट को फील हो रहे होते हैं। तो साइन इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव डेटा इन कॉल्ड ओवर डेटा, सो इसे हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। डैश इज़ द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डेटा टू कंफर्म दैट दे आर एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। किस प्रोसेस, किस टर्म को हम कहते हैं कि जिसमें हम डबल चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है अबाउट द पेशेंट, सो दिस इज़ एक्यूरेट और नॉट, दिस इज़ फैक्चुअल और नॉट, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैलिडेशन। वैलिडेशन इज द डबल चेकिंग ऑफ द डेटा ऑफ द पेशेंट. Not recording data, both AB is not, confirmation is also not. Dash is a clinical judgment about individual, family or community responses to actual or potential health problem, life processes. हमारे पास आते हैं जब हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की, यानी कि उनकी एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इससे हम क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, ये डायग्नोसिस है, नर्सिंग प्रोसेस है, प्लानिंग है या नर्सिंग केयर है। तो दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिंग, जिसमें हम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। The name of the nursing diagnosis is linked to the etiology with the phrase related to. The name of the nursing diagnosis जो है ये हम लिंक करते हैं etiology के साथ, किस फ्रेज के ज़रिए से। etiology है वो related होती है to. Nursing diagnosis categories include all except. Nursing diagnosis categories में सब include होता है except. Actual होना चाहिए nursing diagnosis, risk, syndrome, factual. So factual is accept it,
और तीनों कैटेगरीज जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस में इंक्लूड है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिथम एंड डेप्थ इन क्लाइंट? जब क्लाइंट की नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिथम और डेप्थ होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? यूपीनिया। यूपीनिया जो है ये नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को कहते हैं। एपीनिया सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग को कहते हैं। ब्रेडिपीनिया जब हमारे पास नॉर्मल जो ब्रीथिंग 12 टू 20 तक जो हमारे पास रिस्पायरेटरी साइकिल्स होती हैं तो अगर इससे ये कम हो जाए तो इसे हम ब्राइडीपीनिया कहते हैं। और टैकीपीनिया हम कहते हैं जब 20 से वो ज़्यादा हो जाते हैं। comprehensive individualized care provided by the same nurse throughout the period of care referred to। जब नर्स जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइड कर रही है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर के, तो इसे हम रेफ़र करते हैं एज टीम नर्सिंग इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। प्राइमरी नर्सिंग, होम हेल्थ केयर, क्रिटिकल नर्सिंग, केयर नर्सिंग। तो प्राइमरी नर्सिंग जो है वो है जिसमें हम कम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइड करते हैं सेम नर्स अगर प्रोवाइड करी हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर की, तो इसे हम प्राइमरी नर्सिंग कहते हैं। स्किन ब्रेक, एब्रेशन, ब्लिस्टर और शैलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन आर करेक्टरिस्टिक हैं ऑफ स्टेज 1 प्रेशर अल्सर, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। तो स्टेज 2 प्रेशर अल्सर में हमारे पास स्किन ब्रेक्स होते हैं, एब्रेशन होता है, ब्लिस्टर वगैरह होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया? कौन सी इंटरवेंशन जो है वो हम वाटरी डायरिया में रिकमेंड नहीं करते? इंट्रावीनस एल्बुमिन, पिसीलियम, पोटाशियम सप्लीमेंट, नॉर्मल सेलाइन। ये पिसीलियम हमारे पास कोई सीड सा वो है उसको कहते हैं, और पोटाशियम सप्लीमेंट हम देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, लेकिन इंट्रावीनस एल्बुमिन हम नहीं रिकमेंड करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद द टर्मिनल इलनेस हु इज़ पासिंग थ्रू द एक्सेप्टेंस स्टेज? हमारे पास आते हैं कौन सा एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा कि जो क्लाइंट जो है जिनकी टर्मिनल इलनेस है, यानी कि जो जिनकी अब कोई इलाज नहीं हो सकता और वो मरने के करीब हैं, तो और वो अभी अपने एक्सेप्टेंस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए हम कौन सा एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो सेलेक्ट करेंगे? अलाउ करेंगे पेशेंट को टू क्राई, इनकरेज करेंगे अनरिस्ट्रिक्टिंग विजिटिंग को, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि व्हाट इज़ बीइंग डन, बीइंग अराउंड थ्रू थॉट नॉट स्पीकिंग, यानी कि पेशेंट अगर हमें कुछ कह भी नहीं रहा लेकिन हमने उसके आसपास होना है, उसको ये ऐसा दिलाएंगे उनके पास कोई ना कोई है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें हम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? असेसमेंट ऑफ द पेशेंट कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रपोज प्लानिंग ऑफ केयर फॉर द पेशेंट, पेशेंट को केयर प्रपोज कर रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन डन फॉर द पेशेंट हो चुकी है। तो जब हम डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उससे हम हेल्थ प्रॉब्लम जो है पेशेंट की देखते हैं कि उन्हें क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। What is the maximum duration of time the nurse allow an IV bag of solution to infuse into a patient? यानी कि मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन है टाइम का जिसमें नर्स जो है वो इन्फ्यूजन बैग जो है वो अलाउ कर सकती है पेशेंट को? 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर, 24 आवर is the maximum time. What is the priority nursing intervention for a patient during the immediate post-operative period? कौन से अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है पेशेंट के लिए जो कि हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखते हैं, यानी कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो हम उन्हें इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन से अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे? एब्जॉर्विंग करते हैं द पेशेंट को, मेंटेन करते हैं पेशेंट का ईयर वे, रिकॉर्ड करते हैं इनटेक एंड आउटपुट को, चेक करते हैं वाइटल साइन को एवरी 15 मिनट। सो मेंटेनिंग अ पेशेंट ईयर वे इज एन अप्रोप्रिएट आंसर। Which of the following is not considered as metapedigram of nursing? Metapedigram जो 4 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, हेल्थ, एनवायरनमेंट, पेशेंट एंड नर्सिंग, तो ये जो है ये हमारे पास मेटापेडिग्राम है नर्सिंग के। सो इसमें से हमारे पास पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ आते हैं, डायग्नोसिस नहीं आता। Which of the following is considered as the most important aspect of hand washing? हैंड वॉशिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सोप, वाटर, फ्रिक्शन टाइम। फ्रिक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम रबिंग करते हैं हैंड की, अगर वो नहीं होगी सो दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट हैंड वॉशिंग। सो फॉर अप्रोप्रिएट हैंड वॉशिंग फ्रिक्शन इज़ so much important.
मोस्ट एक्यूरेट इनएक्सपेंसिव नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पायरोरी के लिए एक मोस्ट एक्यूरेट इनएक्सपेंसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्ट कौन सा हो सकता है? स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट, सो यूरिया ब्रीथ टेस्ट। पेनफुल swallowing is termed as dysphagia, dyspepsia, ataxia, distress। डायस्फेगिया हम कहते हैं जब स्वालिंग में हमें डिफ़िकल्टी हो रही हो, डायसेप्सिया हम कहते हैं जब स्टमक जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, एटेक्सिया हम कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट सही ना हो, डिस्ट्रेस हो, तो इसके लिए स्वालिंग के लिए हम टर्म पेनफुल स्वालिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डायस्फेगिया। The type of discussion where a group of 6 to 8 qualified experts discuss a topic in front of an audience के फ्रंट में जब एक्सपर्ट जो हैं वो कोई टॉपिक डिस्कस करे तो इसे हम कहते हैं पैनल डिस्कशन। To increase करें the awareness of rural population towards small family norm, the best method होगा इस फिल्म शो चार्ट एंड एग्जाम्पल रोल प्लेइंग। अगर आप किसी कम्युनिटी में जाके किसी रूरल पॉपुलेशन को अवेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो रोल प्लेइंग इज़ द अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मेथड। When giving health education to community, the most important step is जब हम health education दे रहे होते community में, तो most important step उसमें क्या होता है? contact doctors को contact करना ज़रूरी है, community discussion करना ज़रूरी है, health education ज़रूरी है, knowing the local needs। तो अगर हमें उस community के local needs के बारे में पता होगा तभी हम उन्हें health education सही तरीके से दे सकते हैं। In an education program, a group of 10 people are speaking on a topic of common interest is called as group discussion। यानी कि एक कम्युनिटी में हम गए हैं, कोई एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो इसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। A thinking which you had about the people and world is said to be। जब हम हमारा जो दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में जो ख्याल तासुरात हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ स्कीमा कहते हैं, स्कीमा कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सेल्फ इज़ अबाउट आवर सेल्फ, दिस इज क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे कि हम दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा। अ यंग एज क्लाइंट हैज़ एन ओरल सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू चेक हिज टेम्परेचर। एक यंग एज क्लाइंट है, उसकी ओरल सर्जरी हुई है, तो हम उसका टेम्परेचर बेस्ट वे में किस तरीके से चेक करेंगे? एक्सिलरी, ओरली, रेक्टली एंड फॉरहेड। सो एक्सिलरी इज द बेस्ट एंड नॉन इन्वेसिव मेथड। According to Erikson theory, a 3.5-year-old boy will be considered in dash state। एरिक्सन थ्योरी की जो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी थी उसमें 3.5 ईयर का जो ओल्ड बॉय है वो हम किस स्टेज में कंसिडर करेंगे? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। A BSc nursing student is thinking of 85% in the final exam after result declaration. He is at day stage। एक BSc नर्सिंग स्टूडेंट है, अगर उसने सोचा है कि वो 85% फाइनल एग्जाम में ले लेंगे, लेकिन वो जब रिजल्ट लाए तो वो फेल हो चुके, तो वो किस स्टेज में है? कॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्कीमा। कॉन्ग्रुएंस हम कहते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है वही हो रहा है। इनकॉन्ग्रुएंस हम कहते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ। लो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्कीमा है, तो इनकॉन्ग्रुएंस इज द बेस्ट आंसर। So this is all about 70 MCQs of Fundament of Nursing Part 2 second semester. Hopefully this is very useful for in your papers. This is all about past paper MCQs. If you like the video, so subscribe my channel and share the link with your friends. Thank you.